चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों, दोस्तों, यारों। आप सभी को बहुत बहुत सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग हिंदी में कारक पढ़ रहे थे और उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, उसके आगे चलूंगा। कारक हम लोग पढ़ रहे थे और कारक में हमने आपको बताया भी था कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन विभक्तियां केवल 7 प्रकार की होती हैं। कारक में मैंने पहला कारक आपको शुरू करके बता भी दिया था कि पहला कारक होता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है ने। और दूसरी होती है कि यदि मान लीजिए कि एक ही वाक्य में कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों साथ में रहें, तो वहां पे आपको कर्म कारक को प्रधानता देनी है, कर्ता कारक को दूसरी प्रधानता देनी है। ठीक है। दूसरी बात बताया था कि कर्ता कारक के लिए जो ये ने विभक्ति होती है वो कभी कभी लगाई भी जाती है और कभी कभी इसको जरूरत भी नहीं होती। जैसे मैं कह दूं मोहन खेलता है, तो मैंने आपको बताया था कि मोहन खेलता है में देखिए ने तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहां पर अगर हमको कर्ता पता चल रहा है, प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द एक अगर हम कौन पूछें और जवाब पता चल रहा है, तो वो जो हमारा होता है वहां पर वो शब्द वो कौन सा होता है? कर्ता। दूसरा हमने कहा था कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य शब्द या क्रिया से संबंध बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है, या उसी को हम लोग विभक्ति चिन्ह कहते हैं। एक चीज और बताया था कि परसर्ग नाम किसने दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विभक्ति को क्या कहा है? परसर्ग कहा है। क्या कहा है? परसर्ग कहा है। या कारक को क्या कहा उन्होंने? परसर्ग कहा दिया। अब इतनी बात तो हम लोगों ने क्लियर सीख ली है। अब आज हमारा दूसरा वाला है ना? आज हमारा दूसरा है क्या? कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। क्या करें भैया ये? हाँ, देखिए दूसरा आज हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है पहले हम जानते हैं। देखिए ये चीज मैं आपके सामने लिखा हूं, बार बार मैं इसका आपको उपयोग करके दिखाऊंगा। हमने अभी तक जो सीखा है वो कर्ता कारक सीख लिया है। अब हम जो सीख रहे हैं वो कर्म कारक सीख रहे हैं। ठीक है, कर्म कारक सीख रहे हैं। तो कर्म क्या होता है पहले तो इसे जाने। कर्म क्या होता है पहले हम इसे जाने। कर्म कर्म क्या होता है? क्रिया का जो काम करने का जो प्रभाव है, क्रिया के काम करने का मतलब क्रिया तो करता है, कोई काम होता है, करता है, उसका काम करता है। तो कर्ता जो काम करे और जिस पर उसका प्रभाव पड़े, है ना, जिस पर उसका प्रभाव पड़े या क्रिया का जिस पर फल पता चले, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े या क्रिया का फल पता चलता है, जिस रूप पर, मान लीजिए यहां पर मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं आपके लिए थोड़ा सा। तो हमने कहा कि अगर कोई काम करता है तो क्रिया का फल या परिणाम जिस पर पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। लिखता हूं यहां पर, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल, एकदम इसी से प्रश्न पूछा है। क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया, अब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा कि अब परीक्षा परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछना चालू कर दी है, परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछती है वो। तो आप हर तरीके से तैयार रहे, चाहे वो आपसे परिभाषा से पूछे, चाहे वो आपको कारक से पूछे, चाहे वो आपको विभक्ति से पूछे, चाहे वो उदाहरण से पूछे, किसी तरीके से पूछे, आप तैयार रहिए। नहीं तो होगा क्या कि बाद में आप पढ़े तो रहते हो और प्रश्न गलत करके आते हो, तो लगता है कि आप पढ़े ही नहीं थे, या ऐसा लगता है कि शिक्षक ने, जो टीचर ने, जो अध्यापक ने आपको पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। तो ये बातें होती हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप पूरे तरीके से पढ़ो। तो हमने क्या कहा कि क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कर्म बोल देते हैं। अब जरा देखते हैं मैं एक वाक्य लिखता हूं, मोहन किताब को पढ़ा। दूसरा लिखता हूं, मोहन ने गरीब को
भिक्षा दी। दूसरा लिखता हूं अंकिता ने सूरज को मोबाइल दिया। हालांकि मोबाइल तो कोई किसी को देता नहीं है। राजेश पुस्तक पढ़ा। ठीक है, ये मैंने 3 वाक्य लिखे हुए हैं। आइए इस पर विचार करते हैं। यदि मैं आपसे यहां पर कारक पूछूंगा तो आप तुरंत बता देंगे कर्ता ने, यहां पर ने कारक है। मैं यहां पर पूछूंगा तो आप तुरंत बता देंगे ने कारक है। यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर कारक चिन्ह तो कोई नहीं है, कारक चिन्ह तो यहां पर कोई नहीं है, विभक्ति का चिन्ह तो कोई नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज है, क्या है कि यहां पर ये शून्य विभक्ति है। शून्य विभक्ति मतलब कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी यहां पर कारक जो है वो कर्ता कारक है। ये बातें हमने कल कर ली थी। अब हमको पता लगाना है कि इसमें कर्म कारक कहां है। तो कर्म कारक क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कर्म कारक क्या होगा कि कर्म कारक में यदि आपको कारक चिन्ह या विभक्ति को दिखाई दे तो वहां पर कर्म कारक होता है। तो कर्म कारक यहां पर जहां पर होगा वहां पर आपको विभक्ति को दिखाई देगी। तो यहां पर देखें गरीब को, यहां पर देखिए सूरज को, यहां पर देखिए कोई नहीं है। गरीब को यहां तो पता चल गया कि यहां पर क्या है, कर्म कारक है। यहां पर क्या पता चल गया कि कर्म कारक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। यहां पर भी क्या पता चल गया कि आपको कर्म कारक है। ठीक है, यहां पर भी क्या पता चल गया, कर्म कारक है। लेकिन आप मुझे बताओ यहां पर क्या पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ कि यहां पर कैसे पता चला। मोहन ने काम किया देने का, क्या देने का, भिक्षा देने का काम किया। क्या काम किया, भिक्षा देने का काम किया। अगर ये भिक्षा देने का काम किया तो प्रभाव किस पर पड़ा, इस पर पड़ा और किस पर पड़ा, गरीब पर पड़ा। अरे बोलो हाँ। यहां पर भी अंकिता ने देने का जो काम किया वो प्रभाव किस पर पड़ा, ये देने का काम किस पर, मोबाइल पर भी पड़ा और ये प्रभाव किस पर पड़ा, सूरज पर भी पड़ा। तो ऐसे ही अगर इस वाक्य में हम देखें तो राजेश ने जो पढ़ा वो पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ा, तो पुस्तक पर। इसका मतलब यहां पर एक चीज छुपा हुआ था, पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, अर्थात ये को छुपा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें भी कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। एक चीज तो क्लियर हुई कि यदि हमें कर्म का पता लगाना हो, कर्म का पता लगाना हो, कर्म का पता लगाना हो तो आप एक प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न पूछिए क्या, तो आपको निकल के आएगा। जैसे यहां पे मैंने पूछा राजेश पुस्तक पढ़ा, राजेश क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे पुस्तक। और अगर ये जवाब मिल रहा है तो वहां पर कर्म कारक है। क्लियर। अब वाक्य में एक भी कर्म हो सकता है और वाक्य में 2 कर्म भी हो सकता है। वाक्य में एक भी कर्म हो सकता है और वाक्य में 2 कर्म भी हो सकता है। यहां पर एक कर्म है। यहां पर देखें मोहन ने गरीब को भिक्षा दिया, क्या दिया, तो आपने कहा भिक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भिक्षा एक कर्म है, ये भिक्षा एक कर्म है, लेकिन ये भी तो कर्म है, तो इसको कैसे पता लगाओगे। तो आप उससे एक प्रश्न और पूछा करिए, किसको, क्या प्रश्न पूछा करिए सरकार, किसको। अब यहां से प्रश्न पूछेंगे तो क्या से एक कर्म निकलेगा, किसको से एक कर्म निकलेगा। यदि दोनों का जवाब मिल रहा है तो आप मान लेना कि वहां पर कर्म की संख्या कितनी है, 2 है। तो आइए इस वाले वाक्य में पूछता हूं, मोहन ने क्या दिया, तो आपने कहा भिक्षा, और अगर वो उसने भिक्षा दिया तो कर्म नंबर 1, और यहां पर कर्म नंबर 1, इसका मतलब यहां पर भी आपका जो कारक है वो कौन सा कारक है, कर्म कारक है। क्लियर हुई हमारी बात। दूसरे किसको दिया, तो गरीब को दिया। अब यहां पर दूसरा कर्म है, ये दूसरा आपका कर्म है, और यहां पर भी कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है। अब यहां पर देखो, अंकिता ने सूरज को मोबाइल दिया, क्या दिया, मोबाइल दिया। इसका मतलब यहां पर ये जो मोबाइल है वो एक कर्म हो गया, और एक कर्म हो गया तो एक कारक यहां पर हो गया, तो इसे कहेंगे कर्म कारक। आई बात समझ में। दूसरा किसको दिया, सूरज को दिया, इसका मतलब दूसरा कारक यहां पर है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों वाक्यों में 2-2 कर्म और 2-2 कर्म कारक है।
इस वाक्य में एक कर्म और एक कर्मकारक है। बात क्लियर हुई? इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई क्या? अगर इतना मैटर समझ में आया तो पहले आप इसे लिखो, फिर मैं आपको अपवाद बताता हूं। हो गया? अब देखो, मान लीजिए अगर वाक्य में ऐसे कह दे, मैंने प्रियंका से उसका मोबाइल नंबर पूछा, या मैंने आपको अपना भाई कहा। अगर ऐसी बात आ जाए तो कौन सा कारक बनेगा? अब यहीं से पॉइंट याद करना। अगर कहना या पूछना शब्द आए तो वहां कहना अथवा पूछना के साथ से का प्रयोग किया जाता है। को का नहीं। ठीक? क्या कहा कि अगर आपको कहना या पूछना शब्द मिले तो वहां पर इन सब के साथ आपको से प्रयोग किया जाता है, को नहीं। और यदि कहना या पूछना के साथ से प्रयोग हुआ है तो भी वहां पर कर्मकारक होता है, तो भी वहां पर क्या होगा मेरे सरकार? कर्मकारक होगा। जैसे मैंने यहां से लिखा, राम ने रावण से पूछा। दूसरा, शिक्षक ने शिक्षार्थियों से कहा। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि जो शब्द लिखा गया है वो पूछा लिखा गया है और यहां पर कहा लिखा गया है। पूछा लिखा गया है, इसके पहले देखिए से का प्रयोग हुआ, कहा से पहले क्या प्रयोग हुआ? से प्रयोग हुआ। इसलिए यदि ऐसा होगा, राम ने, थोड़ा सा गलत लिख दिया है, राम ने आशीष से पूछा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पूछा शब्द है उसके पहले से का प्रयोग किया गया, और किससे पूछा तो यहां पर देखिए आशी। यहां पर कहा, किससे कहा तो आपने कहा कि विद्यार्थियों। इसका मतलब यहां पर यदि पूछा या कहा शब्द आए और उसके पहले से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ रहे तो ये जो बनेगा कारक, वो कौन सा कारक बनेगा? कर्म कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? कर्म कारक बनेगा। ये बात आप लोग याद रखना। अब एक और बात आप याद रखिए, अगर मान लीजिए दोनों ओर, दोनों तरफ, चारों ओर, चारों तरफ, तीनों ओर, पांचों तरफ, कुछ भी ऐसा आ जाए, अगर ओर या तरफ आ जाए, ये अपवाद की श्रेणी में है। अगर ओर या तरफ आ जाए तो वहां पर भी आपका जो कारक होगा, इसे पहले आप लोग लिखिए फिर बताओ, अपवाद की दृष्टि में उसे लिखिएगा। इसे जल्दी जल्दी आप लोग नोट करें और आवाज न करें, जल्दी से आप लोग पढ़ते रहे।
जल्दी से नोट करो बच्चों। अब देखिए, क्या कहा, अपवाद। अब देखिए, अपवाद से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, अपवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। नियम से तो सब रट लेते हैं, नियम तो सब पढ़ ले रहे हैं, अपवाद तक निगाह बहुत कम पहुंचती है। तो अपवाद पर कम निगाह पहुंचती, इसका मतलब अब प्रश्न जो बनेगा वो अपवाद से बनेगा, जाहिर सी बात है अपवाद से बनेगा। और यदि प्रश्न अपवाद से बन रहा है तो अपवाद सीखेगा कौन, आप ही तो सीखोगे। तो अपवाद इसलिए मैं जरूर बताता हूं आपको। तो अपवाद देखें, अपवाद में अगर मान लीजिए दोनों ओर कुछ भी, दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, पांचों, कुछ भी आए, दोनों ओर, तीनों तरफ, तीनों तरफ, तरफ या ओर दोनों कह सकता हूं, ठीक है। आदि आए तो वहां भी कर्म कारक, तो वहां भी कर्म कारक होता है, तो वहां भी कर्म कारक होता है। क्या क्या होना चाहिए, दोनों ओर, तीनों तरफ, चारों ओर, पांचों तरफ, ऐसा कुछ भी अगर आ जाए तो वहां पर जो होगा, वहां पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। जैसे मैं यहां पर वाक्य लिखता हूं, कृष्ण के चारों तरफ, कृष्ण के चारों तरफ गोपिकाएं थी, मेरे आश्रम के दोनों ओर पवित्र नदी, पवित्र नदियां बहती हैं। ये जी हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, आपका दो वाक्य हमने लिखे हैं आपके लिए, दोनों से समझ लिया जाए। देखिए क्या लिखा गया, कृष्ण के चारों तरफ, यहां पर लिखा मेरे आश्रम के दोनों ओर। हमने आपसे ये कहा कि अगर कभी भी तरफ या ओर, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ कि कोई भी तरफ या ओर अगर आता है तो वहां पर जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा, कर्म कारक बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में है, इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में है मेरे सरकार, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे नहीं याद रखेंगे प्रश्न आपका गड़बड़ाएगा। देखिए कृष्ण के चारों तरफ, अगर मैं पूछूं यहां पर गोपिकाएं थी तो आपसे पूछो कौन सा कारक बनेगा, आप कहेंगे कि सर कर्म कारक बनेगा, कर्म कारक बनेगा। यहां पर देखिए दोनों ओर पवित्र नदियां बहती हैं, मैं पूछूं यहां पर कौन सा कारक बनेगा तो आप कहेंगे कर्म कारक बनेगा। आई बात समझ में? दो तो ये सरल था, दो तो ये बिल्कुल सरल था कि अभी हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा कौन कौन सा, कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्ता कारक और कर्म कारक में हमने देखा, दोनों का अपवाद भी बता दिया। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आई कि अगर कभी भी दोनों ओर चारों तरफ मिले, पूछना या कहना मिले, तो वहां पर आप लोग जो कारक बताएंगे वो कारक होगा आपका कर्म कारक, ठीक है, वो होगा आपका कर्म कारक। अब इसे आप लोग लिखें, तब हम लोग पढ़ते हैं कर्ण कारक। हो गया। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं कर्ण कारक, इंपॉर्टेंट है। कर्ण कारक से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और लेखपाल वगैरह की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब कर्ण कारक क्या होता है,
करण कारक में देखिए हमने क्या लिखा, से के द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा कोई काम हो या जिसकी मदद से कोई काम हो या जिस साधन से हो या जिसकी सहायता से कोई काम होता है, उसी को हम लोग जो कारक कहेंगे वो कौन सा कारक कहेंगे, करण कारक कहेंगे। उसे कौन सा कारक कहेंगे भैया, करण कारक कहेंगे। फिर से एक बार मैं बात को बोलता हूं, क्या कहा मैंने, जिसकी सहायता से या जिस साधन से काम को किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। तो यहां पर मैं आपका तीसरा पॉइंट लिखता हूं, करण कारक। क्या लिखता हूं, करण कारक। करण कारक तीसरा पॉइंट है, करण कारक। करण कारक की विभक्ति चिन्ह यदि हम आपसे कहें तो विभक्ति चिन्ह आप क्या बताएंगे, विभक्ति या परसर्ग, विभक्ति या परसर्ग क्या बताएंगे, विभक्ति या परसर्ग आप क्या बताएंगे भैया, विभक्ति या परसर्ग हमारे पास से के द्वारा है, से के द्वारा है, से और के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा। याद रखिएगा ये क्या बताता है, साधन बताता है। क्या बताता है, साधन या स्रोत, स्रोत या साधन या किसकी मदद से काम किया जा रहा है, ठीक है। तो परिभाषा भी लिखता हूं, जिसके द्वारा अथवा जिस साधन से, जिस साधन से क्रिया पूरी की जाती है, क्रिया पूरी की जाती है, क्रिया पूरी की जाती है, उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जिस साधन से, प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है कारक होता है कौन सा, और इसमें भी फंसाता है तो कहता है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है में कारक विभक्ति चिन्ह, में विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि जिसके द्वारा कार्य, जिसके द्वारा अथवा जिस साधन से कार्य किया जाता है या जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, करण कारक कहते हैं। क्लियर हो गई हमारी बात, उसे करण कारक कहते हैं। अब जरा उदाहरण के माध्यम से बातों को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ पाएगा। जैसे मैं कह दूं, मैं मार्कर से लिखता हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं। गुरुजी डंडी से बच्चों को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं। अब तो ये जमाना चला गया भाई, जब 10 मिनट लेट हो जाने पे पंडित जी डंडी से जबरदस्त पिटाई करते थे। अब तो सरकार का आदेश है भाई बच्चों को नहीं पीटा जाएगा, और इसीलिए बच्चे अब मंद बुद्धि होते चले जा रहे हैं। तो मैंने लिखा, मैं मार्कर से लिखता हूं, गुरुजी डंडी से बच्चों को पीटते हैं। अब आप बताओ मुझे कि मैं जो लिखने वाला काम करता हूं, ये काम जो संपन्न होता है वो किससे संपन्न होता है, आप बताओ वो काम किससे संपन्न होता है। तो आप कहोगे सर इससे संपन्न होने की बात ही छोड़ दीजिए आप, यहां पर कारक चिन्ह मिल रहा है इससे, तो हम तो तुरंत कह देंगे यहां पर सर कारक चिन्ह है, तो मैं कह दूंगा आप मार्कर से लिखते हैं। लेकिन बच्चे समझना ऐसे है कि किसकी मदद से लिखते हैं या किसके द्वारा लिखते हैं या किसकी सहायता से लिखते हैं, तो आप कहेंगे मार्कर की सहायता से लिखते हैं। और यही मार्कर की सहायता जो पता चला हमको, इसीलिए यहां पर बना कौन सा कारक, करण कारक बन गया। कौन सा कारक बन गया भैया, करण कारक बन गया। अगर मैं यहां से पूछूं कि गुरुजी कैसे मारते हैं, आप कहोगे सर डंडी से मारते हैं। किसकी सहायता से मारते बेटे, डंडी की सहायता से मारते। इसका मतलब ये जो डंडी से दिख रहा है यही हमारा क्या बनाएगा, करण कारक बनाएगा। क्या बनाएगा, करण कारक बनाएगा। अब कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, मैं कार के द्वारा या राम रावण के द्वारा मारा गया, तो राम रावण के द्वारा मारा गया, वहां पे ऐसा नहीं होगा। आपसे अगर मैं ऐसे कह दूं उसने मुझे तीर से मारा या तीर के द्वारा मारा या तीर की सहायता से मारा, तो वहां पर कौन सा कारक बनेगा, आपका करण कारक बनेगा। इसे आप लोग लिखिए, फिर इसके और अपवादों के बारे में बताता हूं।
हो गया भैया? जल्दी जल्दी लिखें आप सब। थोड़ी सी क्लासेस आज लंबी हो सकती हैं, हो सकता है आज आपकी क्लास 3 बजे तक चल जाए, तो आप लोग घबराइएगा मत, भागिएगा मत, कोई भागिएगा मत। मैथ और इसकी पीरियड हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा का पीरियड ले लो, तो आप लोग घबराइएगा मत, भागिएगा मत, लगे रहेंगे तो ज्यादा चीजें सीख पाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए आपकी क्लासेस छोटी हो जाती है। तो आप जब तक, आज मेरा ये मैं सोच रहा हूं अगर कारक खत्म कर दूंगा तो कल से मैं किसी नए टॉपिक पे काम करना चालू कर दूंगा, है ना। अब कोचिंग वगैरह देखो, परसों समाचार में आ रहा था, कल या परसों समाचार में आ रहा था कि 15 अगस्त के बाद ही कोचिंग संस्थान वगैरह खुलेंगे। तब तक आप सब अगस्त तक, जब तक कोचिंग होता उतने तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, अपना बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। चोर पुलिस को डंडे के द्वारा पीटता है ना, ठीक है। चोर पुलिस को डंडे के द्वारा पीटता है, हमेशा पुलिस ही थोड़ी ना पीटेगा। मां चम्मच से बच्चे को दूध पिलाई, आशी गेंद से खेली, नियति चिमटी की सहायता से किल को उठाई, कील को उठाई, ठीक। ये 4 वाक्य लिखे गए, पहले इसे समझते हैं, फिर आपको इसका अपवाद बताता हूं। चोर पुलिस को डंडे के द्वारा, देखो के द्वारा आ गया, डंडे के द्वारा आ गया, तो यहां पर जो ये आपका कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा भैया? करण कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? करण कारक बनेगा, ठीक है। देखिए, मां चम्मच से बच्चों को दूध पिलाती, कैसे दूध पिलाती? चम्मच से, मतलब किसकी सहायता से दूध पिलाती है? तो आप कहेंगे सर चम्मच की सहायता से दूध पिलाती है, इसलिए यहां पर भी जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा मेरे भैया? करण कारक बनेगा। आशी गेंद से खेलती है, गेंद से खेलती मतलब गेंद के द्वारा खेलती है या गेंद की सहायता से खेलती है। अगर वो गेंद की सहायता से खेलती है तो यहां पर भी जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा मेरे सरकार? करण कारक बनेगा। वो कौन सा कारक बनेगा? करण कारक बन के तैयार होगा। लिखा है नियति चिमटी की सहायता से कील को उठाई, तो कील को कैसे उठाई? किसकी सहायता से? चिमटी की सहायता से। तो यहां पर भी जो आपका कारक बनके तैयार हुआ वो कौन सा कारक बनके तैयार हुआ? कर्ण कारक बनके तैयार हुआ, कर्ण कारक बनके तैयार हुआ। ये सब चीज तो आप सरलता से समझ सकते थे, ये चीज तो आप सरलता से समझ जाएंगे। सरलता से इसलिए समझ जाएंगे क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आपके मैच करते हैं, कारक चिन्ह आपके मिलते हैं। और अगर कारक चिन्ह मिलते हैं तब तो आप इसे जान जाओगे। इसे आप लोग एक बार लिखिए, फिर इसके अपवाद को आपको बताऊंगा। लेकिन जब हमारे पास इसके कारक चिन्ह को समझने की पूरी जानकारी नहीं होती है मेरे सरकार, तब परेशानी खड़ी हो जाती है। और जब परेशानी खड़ी हो जाती है तब हम लोग फंसते हैं। तो याद रखें कि ऐसी परेशानी से कैसे निकलेंगे आप। तो कारक में इस प्रकार के जो अपवाद दिए गए हैं उन्हें अगर हम समझ लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो मेरे भैया अपवाद है। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं आपके साथ बात करता हूं, में कारक है, तब तो गड़बड़ हो गया।
अब तो के साथ तो किसी की कारक विभक्ति का चिन्ह है ही नहीं। अब देखिए किसी में के साथ आया क्या, नहीं आया। मैं ऐसे कह दूं कि कृष्ण सुदामा से मित्रता रखते हैं, या कृष्ण की सुदामा से मैत्री है, या मैं ऐसे कह दूं राधा कृष्ण से प्रेम करती है, या मैं ऐसे कह दूं कि मेरा हाथ पांव टूट गया। अगर ऐसी बात आ जाए तो वहां पर कौन सा कारक बनेगा, तो वहां पर कौन सा कारक बनेगा? हां, या मैं ऐसे भी पूछ लू कि अरे ये बताओ भाई शिवम बाबू कितने बज रहे हैं, समय पूछ लो, तो कारक कैसे बनेगा? तो इसे अपवाद की दृष्टि में रखा गया। आइए मैं यहां पर अपवाद लिखता, अपवाद जरूर सीख लिया करिए आप सब, और अपवादों से ही प्रश्न बनेंगे, है ना? अपवादों से ही प्रश्न बनेंगे। जैसे मैंने लिखा अंगभंग, अंगभंग मतलब टूट फूट जाना, के साथ समय पूछना या बताना, समय पूछना या बताना, बताना। मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता, मैत्री। प्रेम, प्रेम मतलब प्यार, और मित्रता करोगे, प्रेम करोगे तो प्रेम के बाद फिर बैर हो जाएगी, बैर, है ना? ये सभी चीजें अगर आ जाए, बैर बैर मतलब बिगड़ार जिसको कहते हैं, शत्रुता, बैर मतलब शत्रुता ना। ये सभी चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो वहां पर भी आपका जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा? करण कारक बनेगा। वहां पर भी आपका कारक जो बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा? करण कारक बनेगा। आइए जरा हम उदाहरण लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा जय की वीरू से मैत्री थी, जय की वीरू से मैत्री थी। मैं आपके साथ किताब पढ़ूंगा, मैं आपके साथ किताब पढ़ूंगा। राधा को कृष्ण से प्रेम था। राम और रावण में बैर थी। बैर मतलब शत्रुता, कुटिलता। जहां पर मित्रता न हो, मैत्री न हो, वहां पर बैर होती है। ठीक, अब देखो क्या है, जय की वीरू से मैत्री थी। अब आप बताओ मुझे, क्या इसमें कोई कारक मिल रहा? क्या किसकी सहायता से? नहीं पता चल रहा। किसके द्वारा? नहीं पता चल रहा। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि एक शब्द दिखाई दे रहा है, मैत्री। क्या शब्द दिखाई दे रहा है? मैत्री। इसका मतलब इस मैत्री से पता चला कि यहां पर जो कारक होगा वो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक। यहां पर लिखा मैं आपके साथ किताब पढ़ूंगा। किसकी सहायता से? नहीं पता चला। किसके द्वारा? पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात पता चली, साथ आपको पता चल गया। किसी के साथ पता चला। अगर यहां से आपको के साथ पता चल जा रहा है, इसका मतलब यहां पर भी जो आपका कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा भैया? करण कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? करण कारक। यहां पर देखो, राधा को कृष्ण से प्रेम था। देखिए प्रेम एक जगह से नहीं होता, अब तो हालांकि होता भी है भाई। काला लड़का अच्छी लड़की से प्रेम करता है तो प्रेम हो जाता है। अच्छी लड़की अच्छे लड़के से, अच्छा लड़का अच्छी लड़की से करना चाहता है तो प्रेम नहीं होता। ये एक साइड का हो जाता है, तो एक साइड के प्रेम के लिए नहीं होता।
लेकिन यदि प्रेम शब्द का वर्णन हो जाए तो चाहे वो एक साइड का हो, चाहे वो दो साइड का हो, चाहे 10-12 साइड का हो, लेकिन वहां पर वो करण कारक होगा ही होगा। अब यहां पर कृष्ण से राधा प्रेम करती थी, राधा से कृष्ण प्रेम करता था कि नहीं करता था कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक शब्द आपको मिल गया, क्या मिल गया? प्रेम मिल गया। क्या मिल गया? प्रेम मिल गया। और अगर यहां से किसी का प्रेम होना अगर पता चलता है, किसी से किसी का प्रेम होना अगर आपको पता चलता है, तो वहां पर खुलेआम कारक बनेगा। कौन सा कारक? करण कारक बनेगा। करण कारक बनेगा। यहां पर देखिए, राम और रावण में बैर थी। अब हमको क्या पता चला किसकी सहायता से, किसके द्वारा? अब तो देखो इसमें विभक्ति चिन्ह का, कारक का चिन्ह अगर प्रयोग करूं तो इसमें से पता लगाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन भैया यहां पर जो ये बैर पता चल गया, क्या पता चल गया? ये बैर पता चल गया। इससे मुझे पता चला कि यहां पर जो कारक होगा वो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। क्लियर हुई हमारी बात? इतनी बात अगर आप सबको क्लियर हो गई हो तो ये अपवाद आप लोग लिख लें, फिर हम लोग अगले साइड पढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग करें। जल्दी करें। अब यहीं से मैटर आपका जबरदस्त शुरू होगा। यहीं से मैटर जबरदस्त शुरू होगा, जिसमें से सबसे अधिक परेशानी होती है और समझ में कम आता है कि अरे ये कर्म कारक होगा कि संप्रदान कारक होगा, क्या होगा। तो यही बात आप सबको समझनी है, एकदम दिल से समझिएगा ताकि आराम से आपके दिमाग में पड़ा रहे। फेफड़े से समझेंगे, सांस लेंगे बाहर आ जाएगी, आपकी गलती होगी, मेरी उसमें कोई गलती नहीं होगी। जल्दी जल्दी करेंगे तो मजा आएगा। चले, अब शुरू हो रही है असमंजस की कहानी। अब फंसने की संभावना बहुत अधिक होगी, पर यदि आप मन से समझ लिए, दिल से समझ लिए, आराम से समझ लिए, तो आई गारंटी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आएगी तो डट के सामना करेंगे। अगला हमारा जो कारक है वो संप्रदान कारक है। संप्रदान का मतलब क्या होता है? संप्रदान का मतलब क्या होता है? सम मतलब समान, प्रदान मतलब देना, किसी के लिए कुछ चीज देना, अर्थात किसी के लिए क्रिया किया जाना। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, क्रिया की जाती है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक, क्या कहा? संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। अब आप कहोगे सर संप्रदान कारक ठीक है, लेकिन आप इसकी विभक्ति चिन्ह बताइए। तो इसका विभक्ति चिन्ह या इसका परसर्ग, मैं बार बार लिखता हूं, भूलिएगा मत। परसर्ग जो होगा वो क्या होगा? संप्रदान मतलब को, के लिए या हेतु, ये होगा। अब आप कहोगे सर यहां पर को यहां पर भी आया है और कर्म कारक में भी आता था, कर्म कारक में भी विभक्ति चिन्ह या परसर्ग को आता था, और संप्रदान कारक में भी को आता है। तो हम कैसे समझेंगे कि किसमें संप्रदान होगा और किसमें संप्रदान होगा और किसमें कर्म होगा? किसमें संप्रदान होगा और किसमें कर्म होगा? तो अब कैसे समझोगे? यहां पर अगर को आता है, तो यहां पर अगर को आता है तो यह किसी चीज को किसी चीज के लिए दिया जाता है, लेकिन संप्रदान के लिए अगर आता है, इसका मतलब अगर उसमें कोई चीज दी जाएगी तो वो परमानेंट दी जाएगी। वो क्या होगी? परमानेंट दी जाएगी। ठीक है,
ना, परमानेंट होगी। दूसरी बात, यहां पर ये जो को आएगा उसका अर्थ को नहीं होगा, बल्कि उसका अर्थ के लिए होगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखा, मां ने गरीब को, मां ने गरीब को भिक्षा दिया। मां ने गरीब को भिक्षा दिया। दूसरा हमने लिखा, राम ने रावण को मारा। अब आप मुझे बताना, यहां पर जो राम ने मारने वाला काम किया वो किसको किया? रावण को। अर्थात इसके क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? रावण को पड़ा। यहां पर रावण को पड़ा, तो क्या यहां इस को का अर्थ अगर हम देखें तो क्या के लिए आ रहा है? क्या बोलो, क्या के लिए आ रहा है? क्या राम ने रावण के लिए मारा? नहीं आ रहा। इसका मतलब के लिए नहीं आ रहा है, तो इस वाक्य में जो आपका कारक बनेगा वो कारक बनेगा कर्म कारक। कौन सा कारक बनेगा? कर्म कारक। अब जरा इस वाक्य में आपने देखिए कि राम ने गरीब को भिक्षा दिया, राम ने गरीब को भिक्षा दिया, ये जो को आया वो यहां पर आया है। तो आप बताओ, क्या इस को का अर्थ के लिए है? क्या बोलो, क्या इस को का अर्थ के लिए है? क्या आप कहोगे हां। इसीलिए अगर को का अर्थ के लिए आता है तो यहां पर जो बनने वाला कारक होगा वो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक होगा। लेकिन यदि वहां पर को का अर्थ के लिए नहीं आता है तो वो कर्म कारक बनेगा। ये बात आप लोग याद रखिए। तो हमने क्या बताया कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसी कारक को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसी को हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें को नाम की जो ये विभक्ति चिन्ह, विभक्ति है या परसर्ग है, वो दोनों में मिलता है। किस में भी मिलता है? यहां कर्म में भी मिलता है और यहां आपके संप्रदान में भी मिलता है। लेकिन संप्रदान में जब भी आएगा तो इसका अर्थ के लिए होगा और को में इसका अर्थ के लिए नहीं होगा। तो यदि इसका अर्थ के लिए नहीं है तो कर्म कारक, और यदि इसका अर्थ के लिए निकलता है तो आप कहेंगे संप्रदान कारक। क्लियर हुई इतनी बात? दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अब अपवाद के बारे में समझिए। मैं एक दो वाक्य और लिख देता हूं आपके लिए, इसे लिख लिए होंगे। मैंने लिखा एसएससी हेतु नई बैच जल्द प्रारंभ करूंगा, या होगी लिख दिया। जल्द प्रारंभ होगी। एसएससी हेतु नई बैच जल्द प्रारंभ होगी। मैं आशी के लिए कल पुस्तक लाऊंगा। मेरी दोस्त गरीब बच्चों को भोजन लाती है। मेरी दोस्त गरीब बच्चों को भोजन लाती है। मैं आशी के लिए कल पुस्तक लाऊंगा। एसएससी हेतु नई बैच प्रारंभ होगी। अब आप देख रहे हैं एसएससी हेतु किसी के लिए क्रिया की जा रही है। ये जो प्रारंभ होने की क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है? एसएससी के लिए हो रही है। और आपको कारक चिन्ह मिल रहा है, क्या? हेतु मिल रहा है। इसलिए यहां पर जो कारक बनेगा वो क्या बनेगा? संप्रदान कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? संप्रदान कारक बनेगा। दूसरे मैंने लिखा मैंने आशी के लिए, किसके लिए? आशी के लिए। तो यहां पर के लिए में आपको मिल गया, तो यहां पर भी जो कारक बनेगा वो क्या बनेगा? संप्रदान कारक। संप्रदान हेतु को के लिए, संप्रदान हेतु को के लिए अगर ये मिल जाए तो आपका संप्रदान कारक समझेंगे।
लिखा है मेरी दोस्त गरीब बच्चों को भोजन लाती है, मेरी दोस्त गरीब बच्चों को भोजन। अब देखो यहाँ पर को जो मिल रहा है वो तो को दोनों में मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कैसे मैं समझूंगा कि ये करण कारक है कि संप्रदान, कर्म कारक है कि संप्रदान। तो आप कहो कि इसका अर्थ क्या के लिए निकल रहा है क्या? तो अगर इसका अर्थ के लिए निकल रहा है तो आप कहोगे कि संप्रदान कारक है, और नहीं निकल रहा है तो फिर कभी नहीं कहोगे। मेरी दोस्त गरीब बच्चों के लिए भोजन लाती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहां पर जो कारक है वो कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है भैया? संप्रदान कारक यहां पर है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी बच्चों की? इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो एक अंतिम और अपवाद आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करता हूं, जल्दी से इसे आप लोग नोट करें। एक अपवाद और है, जल्दी से करें। जल्दी जल्दी करें बच्चों, समय आपके पास कम है और पढ़ना बहुत अधिक है, तो शीघ्र करें। जितना जल्दी करेंगे प्रैक्टिस करने में उतना मजा आएगा। एक अपवाद आपके सामने और पेश करता हूं कि अगर मान लीजिए कभी नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, आनंद ऐसी कोई बात आ जाए, अगर कभी भी आपके सामने अभिवादन आ जाए, प्रणाम आ जाए, नमस्कार आ जाए, आशीर्वाद आ जाए, तो वहां पर भी जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा? वो कौन सा कारक बनेगा? संप्रदान कारक बनेगा। क्या आ जाए? नमस्कार आ जाए, नमस्कार आ जाए, प्रणाम आ जाए, आशीर्वाद आ जाए, ये सभी चीजें अगर आ जाएंगी तो वहां पर आपका जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनके तैयार होगा मेरे भैया? संप्रदान कारक बनके तैयार होगा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता, इंपॉर्टेंट क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक बात लिखी, क्या लिखी? नीता मुझे प्रणाम करती है, नीता मुझे प्रणाम करती है, या शिष्यों ने अपने गुरु को नमस्कार किया, नमस्कार किया, नमस्कार किया। ठीक है, नमस्कार किया। ये दो वाक्य आपके सामने लिखे गए। ठीक है, इसमें आप सबको क्या बनाना है? कारक के बारे में बताना है। कौन सा कारक हो सकता है? अब अगर इसमें हम लोग देखें तो किसी भी प्रकार की कोई भी विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह या प्रसर्ग का पता तो चल नहीं रहा। अब अगर यहां से किसी भी प्रकार के कारक का पता नहीं चल रहा है, कारक की चिन्ह का पता नहीं चल रहा है, तो फिर यहां से कारक का पता लगाना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और अगर यहां से कारक का पता लगाना मुश्किल है तब तो इस वाक्य का हम आंसर दे नहीं पाएंगे। तो याद रखेगा, आपको शब्द हमने दिए, नमस्कार दिए, प्रणाम दिए, यहां पर प्रणाम शब्द मिल रहा है और यहां पर शब्द आपको क्या मिल रहा है? नमस्कार शब्द मिल रहा है। यहां पर प्रणाम और यहां पर नमस्कार शब्द मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर बनने वाला जो आपका कारक होगा वो दोनों और दोनों में बनने वाला कारक कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा। इस बात को आप लोग विशेष तौर पर याद रखिएगा कि यहां पर बनने वाला जो कारक होगा वो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। इतनी बात क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर हुई तो इसे आप लोग जल्दी से नोट करें। ये अपवाद था, जल्दी से आप लोग नोट करें। अब संप्रदान के बाद फिर से एक ऐसे ही विपत्तिजनक कारक आपके पास है जिसमें भ्रम होने की संभावनाएं बड़ी है। कौन सा कारक है? अपादान। अपादान का वैसे मतलब तो अगर हम देखें तो यहां पर भी आपको जो मिलेगा इसका विभक्ति या इसका जो प्रसर्ग मिलेगा वो भी से मिलेगा, और जैसे ही से मिलेगा तो आप कहेंगे सर कर्ण भी तो है इसमें, कर्ण और ये दोनों तो एक ही प्रकार का है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं पांचवा अपादान, पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान का अर्थ ही होता है अलग होना। अपादान का अर्थ ही होता है अलग होना।
अपादान का अर्थ होता है अलग होना, और यदि ये अलग होना अर्थ हो रहा है तो इसका मतलब कोई चीज किसी चीज से अलग होगी, कोई चीज किसी चीज से अलग होगी। यदि कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है तो वहां पर बनेगा आपका कौन सा कारक? अपादान कारक। अर्थात इसका यदि हम विभक्ति चिन्ह देखें या इसका हम परसर्ग देखें, विभक्ति या परसर्ग अगर हम देखें तो विभक्ति या परसर्ग जो होगा वो से जो होगा तो ठीक है, लेकिन वो क्या? अलगाव के अर्थ में होगा। किसके सेंस में होगा? अलगाव के सेंस में होगा। अगर वो अलगाव के सेंस में हो रहा है तो वहां पर जो कारक बनेगा वो क्या बनेगा? अपादान कारक बनेगा। अब इसी से अगर हम परिभाषा बनाए तो ऐसे बनाएंगे कि जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी वाक्य के दूसरे शब्द से या क्रिया से अलगाव पता चलता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। तो मैं यहां पर परिभाषा भी लिखता हूं, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा अथवा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम किसी दूसरे शब्द, सीधे लिख देता हूं आप समझ जाएंगे, किसी दूसरे शब्द से अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है, वहां पर जो आपका कारक होगा वो क्या होगा? अपादान कारक होगा। वहां पर क्या होगा? अपादान। तो आपको एक बात समझ में आई कि जब यहां पर से अर्थ आता था, क्या अर्थ आता था? से अर्थ आता था। मैं यहां पर दोनों में अंतर समझा देता हूं कि से दो अर्थ निकलता है, से दो अर्थ निकलेगा, एक तो करण में, एक तो करण कारक में, और दूसरा निकलेगा आपका अपादान कारक में, अपादान कारक। ठीक है, दोनों आपको दो बातें पता चलेंगी, लेकिन जैसे ही आप दिमाग लगाएंगे तो करण कारक में जो इससे पता चलता है वो साधन बताता है, साधन या किसी चीज की सहायता से बताता है। लेकिन जैसे ही अपादान में आप आएंगे ये किसी चीज से क्या बताने लगेगा? अलगाव बताने लगेगा। क्या बताने लगेगा? अलगाव बताने लगेगा। और जैसे ही आप अलगाव देखिए तुरंत वहां से कहिए कि वहां पर कौन सा कारक है, आप कहेंगे अपादान कारक। और जैसे ही साधन या सहायता के पता चले तुरंत वहां से आप क्या बताएंगे कि वहां पर ये कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। जैसे मैं यहां पर आपके लिए दो वाक्य लिखता हूं, मैं यहां पर दो वाक्य लिखता हूं। पहला वाक्य मैंने लिखा, राम गेंद से खेलता है। ठीक। दूसरा वाक्य मैंने लिखा, राम पेड़ से गिरा। ये दो वाक्य हमने लिखे। अब अगर आप केवल विभक्ति चिन्ह देखेंगे तो पक्का है कि आपसे गलती होगी, क्योंकि यहां पर भी आपको से मिल रहा है और यहां पर भी आपको से मिल रहा है। लेकिन मेरे भैया अगर हम पूछे से खेलता है और अगर इस से हम पूछे क्या से अलगाव हो रहा है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं, अलगाव नहीं हो रहा है, ये इस चीज की मदद से खेल रहा है, मतलब सहायता से खेल रहा है, अर्थात ये साधन बताया गया है। इसलिए यहां पर जो कारक होगा आपका वो होगा कर्ण कारक। वो आपका होगा क्या भैया? कर्ण कारक होगा। क्यों? किसी की सहायता या किसी की मदद से खेली जा रही है। लेकिन यहां से अगर हम देखें तो राम का इस पेड़ से गिर जाना अर्थात अलग हो जाने को बताता है, और अगर ये वाला से अलगाव को बताता है, किसको बताता है? अलगाव को बताता है। तो यहां पर जो बनने वाला कारक है वो बनके तैयार होगा अपादान कारक। आई बात समझ में? दोनों की टेक्निकलिटी समझ में आई कि अगर आपका अपादान कारक होगा तो उससे अर्थ जो निकलेगा वो अलग होने का सेंस निकलेगा, और अगर वहां पर कर्ण कारक होगा तो वो किसी साधन की बात बताएगा, किसी चीज से मदद की बात बताएगा। तो ये बात आप लोग एकदम याद रखिएगा। अगर ये दोनों में आप अंतर नहीं समझ पाए तो पक्का है कि इसमें गलती होगी ही होगी। इसे आप लोग जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें इसे। एक बात हमेशा याद रखें प्यारे दोस्तों कि नियम पढ़ लेना सरल बात है,
नियम पढ़ लेना सरल बात है, लेकिन नियम के अंदर अपवादों को पढ़ लेना कठिन बात है। और अब प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो अपने ट्रेंड को बदल चुकी है, वो अपने नियम कानून को बदल चुकी है, अपडेट कर चुकी है, और वो अपवादों से प्रश्न उठाती है, परिभाषाओं से प्रश्न उठाती है, उदाहरणों को फंसा करके प्रश्न उठाती है। तो आप इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कल अगर आज ये खत्म हो जाएगा तो कल हम इसकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, 40-50 जो भी क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा आप सबको करा दूंगा, तो उससे ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसे आप लोग लिखें। क्लासेस आज मैं लंबी लूंगा, हिंदी की भी क्लास लंबी लूंगा, गणित की भी क्लास लंबी लूंगा। दोनों क्लास के बीच में आपको 10 से 15 मिनट का मैं 20 मिनट का रेस्ट दूंगा। उसमें आप लोग एकदम भोजन पानी करके तैयार हो जाइएगा, लपलपाने लगिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर जरा उदाहरण कर लेते हैं, एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। अरे आंख से टपका आंसू और जा टपका। एक बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है जो बहुत बार पूछा गया है। हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। घुड़सवार घोड़े पर से गिर गया, घुड़सवार घोड़े पर से गिर गया। ये 3 प्रश्न है। अब हमने कहा कि अपादान जब भी होगा तो अलगाव पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अलगाव पता चलेगा। अलगाव पता चलेगा। अब आपके मन में तुरंत आ जाएगी सर हिमालय से गंगा निकलती है, मैं क्या गंगा हिमालय से तुरंत अलग हो जाती है? नहीं, यही तो बात है। प्रश्न एक्चुअली गलत पूछा गया। हिमालय से गंगा का जल निकलता है ऐसा पूछा होता तो क्लियर हो जाता, लेकिन जब यही क्लियर कर देता तो आप सही न कर लेते। तो समझ भी तो आपके पास होनी चाहिए ना कि क्या अपादान का वाकई में अर्थ होता है। तो हिमालय से जो गंगा निकलती है इसका मतलब हिमालय से गंगा नाम है, उसका पानी ही निकलता है, और जो पानी वहां से निकल जाता है क्या वो फिर से जाकर के अलग होता है? क्या वो फिर से जाकर के अलग होता है? क्या नहीं ना, नहीं ना। तो इसीलिए यहां पर ये जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा? अपादान कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? अपादान कारक बनेगा। हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सा कारक है? अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहां पर देखो, पेड़ से पत्तों का जुदा होना, अलग होना, एक दूसरे से बिसर जाना, ये जो बात हो रही है वो कौन सी बात हो रही है? अपादान कारक की। अपादान कारक की। एक गाना आया है, जुदा अपने दिलवर से होने लगे हैं, वहां पर भी कौन सा कारक है? अपादान कारक है। वहां पर भी कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ठीक है। घुड़सवार घोड़े से गिरा या गिर गया, तो घोड़े से गिरा इसका मतलब पहले घोड़े की पीठ पर था और वो नीचे गिर गया, मतलब वो घोड़े की पीठ से क्या हो गया? अलग हो गया। घोड़े की पीठ से क्या हो गया भैया जी? अलग हो गया। अगर वो घोड़े की पीठ से अलग हो गया तो इसी कारक को क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके अपवाद की। अब बात करते हैं इसके अपवाद की। जैसे मैंने कल के लेक्चर में कहा था, एकता मुझसे मोटी है, एकता मुझसे मोटी है। अरे सही बात है, एकता मुझसे मोटी है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इसमें कारक कौन सा है? मोटी है ये फर्क नहीं पड़ता। मैं कह दूं सुधा दुनिया में सबसे पतली लड़की है, या मैं ऐसे कह दूं सुधा
मुझसे पतली है, तो अब यहां पर पतली है, ठीक बात है, कोई बात दिक्कत की नहीं है, लेकिन पतली है सर, कारक कौन सा है? आप मुझे कारक बताओ। क्या बताओ मुझे? कारक बताओ। अगर आप कारक मुझे बताते हो तब तो बात समझ में आएगी कि कौन सी बात सही हो रही है या गलत हो रही है। मुझे नाम से क्या लेना देना, मुझे सेंटेंस से क्या लेना देना। तो याद रखेगा। अब अपवाद, अपवाद कहीं अगर आपको तुलना मिले, तुलना, तुलना मतलब छोटा मोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा कम, ये वाला अगर आपको मिले, ठीक, तो वहां पर अगर कभी डर ना मिले, डर, या कभी आपको रक्षा मिले, रक्षा, जैसे मेरे देश के सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, में कौन सा कारक है, तो आप वहां पर कैसे बता पाएंगे? तो रक्षा शब्द यदि मिल जाए, डरना शब्द मिल जाए, तुलना मिल जाए, है ना? शाबाश। है, सीखना मिल जाए, या सीखना, ख से खरबूज, सीखना मिल जाए, या घृणा मिल जाए, घृणा, अगर ये सब शब्द कभी मिल जाते हैं तो वहां पर भी जो कारक होगा, आदि के साथ भी अपादान कारक होता है, आदि के साथ भी अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है, ठीक। इनके साथ भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है। अब मैं यहां पर वाक्य लिखता हूं, एकता मुझसे मोटी है, सांप देखकर मेरी बेटी डर गई, सड़े कुत्ते से घृणा होती है, सड़े कुत्ते से घृणा होती है। इन सब में यदि आपसे कारक पूछे तो आंख मूंद करके आप लोग कौन सा कारक बताएंगे? अपादान कारक बता देंगे। देखिए, एकता मुझसे मोटी है, मुझसे मोटी है, इसका मतलब मेरे और एकता के बीच में, मान लीजिए ये मैं हूं और ये एकता है, तो मैं एकता से पतला हूं या एकता मुझसे मोटी है, इसका मतलब दोनों के गुणों की तुलना की जा रही है। और अगर तुलना की जाती है तो वहां पर जो कारक बनता है वो कौन सा कारक बनता है? अपादान कारक बनता है। कौन सा कारक बनता है? अपादान कारक बनता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? सांप देखकर मेरी बेटी डर गई। अब डर नाम की चीज अगर यहां पर आ गई तो वहां पर भी कारक कौन सा बनेगा? अपादान कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? अपादान। घृणा आ गया तो घृणा से भी कौन सा कारक आप बनाएंगे? अपादान कारक बनाएंगे। कौन सा कारक बनाएंगे मेरे भैया? अपादान कारक बनाएंगे। इतनी बात शायद आप सबको समझ में आ गई होगी। तो हमने कहा कि कभी भी आपको तुलना दिखे, डर मिले, रक्षा मिले, सीखना मिले, घृणा मिले, ये सभी चीजें मिलेंगी तो वहां पर आपका जो कारक बनके तैयार होगा वो कौन सा कारक बनके तैयार होगा? अपादान कारक बनके तैयार होगा। ठीक, अभी तक आप केवल इतना ही सीखे होंगे कि अपादान से अलग होने वाली बात कहीं भी आ जाए अपादान कारक होगा। अब इसे भी सीख ले कि अगर कभी भी आपको ये शब्द देखने को मिल जाते हैं तो वहां पर बनने वाला, उस वाक्य में बनने वाला जो कारक होगा वो कारक भी अपादान कारक ही होगा। वो कारक भी कौन सा होगा? अपादान कारक ही होगा। इतनी बात आप सब क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आगे आइए, अब देखते हैं आगे। इसे मिटाता हूं बच्चों। अपादान के बाद अब हमारा कारक जो है वो है संबंध कारक। अब इधर से बहुत आपको ज्यादा दिक्कत नहीं मिलेगा, एक एक अपवाद मिल सकते हैं या किसी किसी में अपवाद नहीं भी है। ठीक, अपवाद अब आपको एक में मिलेगा, संबंध और अधिकरण में थोड़ा, संबंध में मिलेगा, अधिकरण में थोड़ा सा आपको समझना रहेगा।
चलो अब हम लोग सीखेंगे संबंध कारक। अरे हाँ भाई बिल्कुल, जैसे हमने कहा मां ने, देखो यहां पर भैया एक बच्चे को कोई दिक्कत हो गई है, मां ने भिखारी को भीख दी। आपको याद होगा मैंने अभी बोला कि जब कोई चीज किसी को दी जाए और वो परमानेंट दी जाए, वापस ना ली जाए, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। वहां पर कौन सा कारक होता है? हाँ, वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अब आप मुझे बताओ कि मां ने जब भिखारी को भीख दी तो क्या उधर जाके कह देगी कहला इधर था, वापस मांग लेगी? क्या नहीं मांग लेगी ना। अगर कभी कोई चीज किसी, जैसे मैं ऐसे कह दूं मैंने अपनी कलम आपको दे दी, भाई दे दी एकदम परमानेंट दे दी, वापस नहीं लूंगा तो संप्रदान कारक। या मैं ऐसे कह दूं कि मैंने अपनी कलम आपको लिखने के लिए दी, मैंने अपनी कलम आपको लिखने के लिए दी। हाँ, अगर मैंने अपनी कलम आपको लिखने के लिए दी तो लिखने के लिए दी इसका मतलब क्या कि जब लिख लोगे तो मुझे वापस करोगे ना। तो क्या मैंने परमानेंट दी? नहीं दी। जब मैंने परमानेंट दी तो वहां पर बनने वाला काम है संप्रदान। अगर परमानेंट नहीं दी तो उसी में बनता है आपका संबंध कारक। जैसे मैंने आपको ऐसे दिया, अभी मैं उसी चीज को समझा रहा हूं। ये मैंने आपको पहले ही बताया, जब कर्म कारक बताया उसके बाद मैंने आपको संप्रदान बताना चालू किया, तो मैंने कहा कि वहां पर कोई चीज ऐसी दी जाए जो परमानेंट दी जाए, वापस ना ली जाए। जैसे अगर मैं ऐसे कह दूं कि मेरे ससुर जी ने अपनी बिटिया मुझे दी, तो क्या ऐसे कहेंगे क्या 5-6 साल बाद की वापस ले लो, लो भाई मेरी बिटिया वापस लो, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। उन्होंने मुझे परमानेंट दे दी एकदम, मैं झेलूंगा, उसे वापस नहीं लेने वाले। तो वहां पर जो कारक बनेगा वो संप्रदान कारक बनेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं मैं आपको पढ़ने के लिए पुस्तक दिया, मैंने आपको पढ़ने के लिए पुस्तक दिया। अब आप बताओ मैंने अभी क्यों दिया? आपको परमानेंट दे दिया क्या? परमानेंट दे दिया? नहीं, अब मैंने आपको परमानेंट नहीं दिया, पढ़ने के लिए दिया। जैसे ही पढ़ लोगे मैं अपना वापस ले लूंगा। तो जब कोई बात दी जाए और वापस भी ली जाए तो वहां पे हम संबंध कारक कहते हैं। समझ में आया भैया? ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भाई? आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स वाले थोड़ा सा वेट कर लो भैया, दूसरे लोगों का क्वेश्चन है। मैंने तुमको दिल दिया, मैं कौन सा कारक है? अबे गधे, मैंने तुमको दिल दे दिया तो वापस लूंगा? दे दिया तो दे दिया, फिर वापस नहीं लेंगे ना। संप्रदान कारक होगा बच्चा। अब ऐसा तो होता नहीं दिल निकाल के तुम मुझे दिया, दिल निकाल के मुझे दिया, ऐसा तो है नहीं। है लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई? अच्छा, मैंने तुमको दिल प्यार करने के लिए दिया, मतलब वापस लेगा प्यार करने के बाद? कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं यार। चल भाई ठीक है। हाँ, ये एक बात याद रखना कि अगर कोई चीज परमानेंट दी जाती है तो संप्रदान कारक, अगर परमानेंट नहीं दी जाती तो वहां पर संबंध कारक बनेगा। ये बात आप याद रखना। अब बाकी तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। हाँ, पिंकी गहलोत, हाँ पिंकी गहलोत जी पूछ रही हैं, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, मैं कौन सा? संप्रदान होगा बच्चे, संप्रदान कारक होगा। जिस सेंस में आप पूछ रही हो ना वो संप्रदान होगा। मेरा पति मुझे छोड़ दिया। हाँ देखिए, छोड़ दिया जैसे ही हमने आपको कहा ना अलगाव का सेंस आ जाए, बिछड़ना का सेंस, जैसे ही अलग होने का सेंस आ जाए आप तत्काल वहां पर अपादान कहोगे। ठीक है पिंकी? यार देखो बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं। बाकी आप देखना जितने बच्चे जो बाद में जुड़ रहे हैं ना, आपको जो भी बाद में बच्चे जुड़ रहे हैं उनका जो आ रहा है वो लोग एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपके भी चैनल पे अपलोडेड रहेगी। ठीक है बच्चा? चलो बच्चा, तो अब संबंध क्या होता है? संबंध क्या होगा? हमने कहा कि
जैसे किसी एक दूसरे का, एक संज्ञा का या दूसरी संज्ञा से, या किसी एक शब्द का दूसरे शब्द से, या संज्ञा सर्वनाम जो आ जाए उसे किसी दूसरे वस्तु के साथ अगर कोई संबंध पता चल रहा है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अगर संबंध पता चल रहा है तो वहां पर जो कारक बनेगा वो संबंध कारक बनेगा। छठवां, संबंध कारक। संबंध कारक क्या है बच्चा, देखो जरा, संबंध कारक क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध बताना, रिलेशन बताना। अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध पता चलता है किसके द्वारा, काकी के नानी ने राधी रे के द्वारा, तो वहां पर आप कहेंगे संबंध कारक होगा। बस हाँ ठीक है, देखो मैंने कहा प्रिया का घर दूर है, यह मेरे भाई की किताब है, यह मेरे भाई की किताब है। मैंने अपना घर बेच दिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रिया और घर में एक संबंध है कि ये घर प्रिया का है या प्रिया का इस घर के ऊपर पूरा अधिकार है। तो अगर यहां से काकी के मिल रहा है तो यहां से जो बनने वाला कारक है वो बनेगा संबंध कारक। क्या बनेगा, संबंध कारक। अगर यहां पे देखें मेरे भाई किताब, अगर इन दोनों में रिलेशन बताने का काम कर रहा है तो की कर रहा है, इसका मतलब यहां पर भी जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा, संबंध कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा, संबंध कारक। मैंने अपना घर, अपना घर में यहां पर देखिए क्या आ रहा है, ना आ रहा है, क्या आ रहा है, ना आ रहा है, अर्थात मेरे और इस घर के बीच में जो रिलेशन बताने का काम कर रहा है वो नहीं कर रहा, ना कर रहा है। इसका मतलब यहां पर भी क्या बनेगा, संबंध कारक। क्या बनेगा भैया, संबंध कारक बनेगा। क्लियर होगी बात, यहां पर क्या बनेगा, संबंध कारक बनेगा। अब आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा अगर कोई चीज परमानेंट दी जाए तब तो उसे आप संप्रदान कारक कहोगे, लेकिन अगर वो कोई चीज दी तो जाए लेकिन वो बाद में वापस भी ली जाए, अगर कोई चीज दी तो जाए लेकिन बाद में वापस भी ली जाए तो वहां पर जो बनता है कारक वो बनता है आपका कौन सा कारक, संप्रदान। कोई चीज देने, कोई चीज वापस लेने के लिए, वापस लेने के लिए दी जाए, दी जाए, जैसे दी जाए और उसके बाद उसका काम हो जाए मैं पाना वापस भी ले लूं, वापस भी ले लूं, तो वहां पर जो कारक बनेगा वो क्या बनेगा, आपका संबंध कारक बनेगा। दूसरी बात एक और यहीं पे आपको समझाते चलता हूं कि अगर कोई चीज थोड़े समय के लिए दी जाए तो भी उसे, जैसे मैं कहता हूं थोड़े समय के लिए मैंने अपनी मोबाइल आपको दी, तो थोड़े समय के लिए भी अगर कोई चीज दी जाती है तो वहां पर भी जो कारक बनता है वो कौन सा कारक बनेगा, संबंध कारक बनेगा। क्लियर है। जैसे मैंने कहा पत्र लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए मैंने अपनी कलम मीनू को दी, या आप ऐसे भी बिल्कुल लिख सकते हो मैंने मीनू को अपनी कलम पत्र लिखने के लिए दी, या ऐसे भी कह सकते हो उसने थोड़े समय के लिए अपनी मोबाइल मुझे दी। ये बातें आप याद रखिएगा। अगर कोई चीज थोड़े समय के लिए होती है या वापस लेने के लिए होती है तो वहां पर आप देखो पत्र लिखने के लिए मैंने अपनी कलम मीनू को दी थी, तो क्या मैंने एकदम से दे दिया क्या, एकदम से दे दिया क्या, नहीं दिया ना, एकदम से तो नहीं दिया। मतलब मैंने जो दिया वो कुछ समय के लिए वापस ले लूंगा। अगर मैंने कुछ समय के लिए ही दिया है तो वहां पर जो कारक बनेगा वो कारक बनेगा संबंध कारक।
वो कारक कौन सा बनेगा? संबंध कारक बनेगा। यहां पर जो हमने थोड़े समय के लिए लिखा हुआ है, इसके कारण भी जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा? संबंध कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? संबंध कारक बनेगा। क्लियर हुई बात हमारी? अब आइए इसे आप लोग जल्दी से लिखिए, बिल्कुल दिक्कत में ना आएगी भैया। 1.5 घंटे की क्लास हो जाए तो भी आप परेशान ना होइए, 10 से 15 मिनट और लगेंगे, ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब अगला है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी का अधिकरण या आधार पता चलता है, आधार पता चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जिस रूप से क्या पता चले? आधार पता चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। क्या होता है? आधार। और ये आधार 3 प्रकार का हो सकता है। किसी वस्तु का हो सकता है, किसी वस्तु का आधार हो सकता है, समय का आधार हो सकता है, या किसी चीज के अंदर होने का आधार हो सकता है। ठीक है, ये आधार हो सकता है। जैसे किसी वस्तु का आधार मैं ऐसे कह दूं कि किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। अब देखिए अधिकरण कारक में हमने बताया में पे पर, इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है में पर पे, ये इसका क्या होता है? विभक्ति चिन्ह। अब आप देख रहे हो कि यहां पर जो आपको पर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये इस प्रकार से किसी चीज का कोई आधार होगा। ये मान लीजिए मेज है और यहां पर एक पुस्तक रखी गई है, यहां पर एक पुस्तक रखी गई है, तो इस पुस्तक का आधार क्या है? ये मेज है। इस पुस्तक का आधार क्या है? ये मेज है। इसका मतलब यहां पर जो आपका कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा भैया? अधिकरण कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? अधिकरण कारक बनेगा। अधिकरण कारक बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यही पुस्तक मेज से नीचे गिर जाती, तो पुस्तक अगर मेज से नीचे गिर जाती तो यहीं पे तुरंत बन जाता आपका अपादान कारक। क्या बन जाता? अपादान कारक। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हमने कहा समय के अंदर, समय की बात अगर कर देता है, अरे कुछ भी हो जाए, घोंसले में चिड़िया हो, घोंसले पर चिड़िया हो, घोंसले के अंदर हो, घोंसले के बाहर हो, घोंसले के ऊपर हो, कहीं भी हो, अगर बच्चा आधार वहां पर बना रहा है, किसी चीज का किसी चीज पर अगर आधार बना रहा है, तो वहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका वहां पर अधिकरण कारक आपका बनेगा। मैं कह दूं मेरे जेब में पैसा है, मेरे जेब में पैसा है, तो किसी चीज के अंदर होने की बात हो रही है कि नहीं? अंदर होने की बात हो रही है कि नहीं? अगर जेब में पैसा है, जेब में पैसा है, जेब में पैसा है, अगर मैं ऐसे कहता हूं तो आप बताओ इसमें से पता चल रहा है क्या कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है? कोई चीज किसी चीज के अंदर है, पता चल रहा है क्या? अगर ये चीज किसी चीज के अंदर है, पता चल रहा है मेरे भैया, तो आप बताओ कि क्या यहां पर अधिकरण कारक नहीं होगा? क्या अधिकरण कारक होगा? यहां पर भी क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। अब मैंने कहा समय, समय मतलब अगर कभी समय में कोई चीज हो जाए तो वहां पर भी कौन सा कारक बनता है? आपका अधिकरण। जैसे मैं कह दूं मैं 15 मिनट में, मैं 10 मिनट में कारक समाप्त कर दूंगा, कारक समाप्त कर दूंगा। ठीक, ये मैंने लिखा, मैं 10 मिनट में कारक समाप्त कर दूंगा। अब आप बताओ मुझे, यहां से ये जो 10 मिनट मैंने कहा आपसे, वो क्या 10 मिनट के अंदर की बात हो रही है? क्या 10 मिनट के अंदर की बात हो रही है? क्या इसका मतलब यहां पर भी जो आपका कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा? अधिकरण कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? अधिकरण कारक बनेगा। इसका मतलब चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वो समय का हो, चाहे वो किसी भी अंदर रहने की बात हो, अगर ऐसी बात आती है तो वहां पर आप लोग आंख मूंद करके कौन सा कारक समझेंगे? अधिकरण कारक समझेंगे। जैसे मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं, मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं, मेरे पिताजी दिल्ली के अंदर रहते हैं, या मैं इसी चीज को ऐसे कहा होता कि मेरे पिताजी दिल्ली रहते हैं, न तो मैं अंदर कहता न तो मैं कहता, तब भी वो अधिकरण कारक ही बनेगा, क्योंकि उनका आधार कहां है इस समय? दिल्ली में।
शिखा सिंह परिहार जी ने पूछा है कि घोंसले में चिड़िया है, में कौन सा? घोंसले में चिड़िया है भैया, घोंसले में ये घोंसला हो गया, चिड़िया इसके अंदर ही होगी, तो उस चिड़िया का आधार क्या है? घोंसले के अंदर होना। घोंसले के अंदर होना जो इसका आधार है, तो वहां पर भी आपका कारक है अधिकरण कारक। पंकज जी पूछ रहे हैं सड़क पर गाड़ी खड़ी है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का भी आधार क्या है मेरे बाबूजी? सड़क है, तो यहां पर भी आपका कौन सा कारक बनेगा? आपका अधिकरण कारक बनेगा। कौन सा कारक बनेगा? अधिकरण कारक बनेगा। रानी, अरे रानी घर पर मां है, घर पर मां है मतलब अभी तो वही बताया, दिल्ली मेरे पिताजी रहते हैं, मेरे पिताजी दिल्ली में, मेरे पिताजी दिल्ली पर तो नहीं कह सकता, ऐसे ही मां घर में है, घर पे है, अगर ऐसी बात आएगी तो वहां पर भी आपका अधिकरण कारक ही बनेगा। ठीक है, तो बाबू वहां पर कोई, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट तो समझ लो, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन होगा आप परेशान नहीं होगे, आप आराम से बात से बता सकते हो। ठीक है जी, चलिए अगला और आखिरी है संबोधन कारक। हमने कहा संबोधन कारक बहुत ही व्यापी चीज है। संबोधन कारक आठवां है आपका, आखिरी है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या है? ऐसे शब्द जिससे किसी को पुकारने का, किसी को सावधान करने का, किसी के ध्यान को आकर्षित करने की, क्या कहा? सावधान करने का, पुकारने का या ध्यानाकर्षण करने के लिए जो शब्द कहे जाते हैं, वहां पर जो प्रयोग, वहां पर जो आपका कारक होता है वो संबोधन कारक। याद रहे कि संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं। ठीक है, कोई विभक्ति नहीं है इसका, और इसमें आपको पहचान क्या मिलेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको मिलेगा। तो यदि विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलता है तो वहां पर, या कोई आपको अगर ऐसे कोई बात आ जाए सावधान करने के लिए, चेतावनी के लिए, या खबरदार करने के लिए, है ना, या ऐसी कोई चीज आ जाए तो वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे मैं कह दूं हे राम, मैंने हे राम कह दिया, यहां पर कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। जैसे मैं ऐसे कह दूं रानी मत जाओ वहां, मत जाओ वहां, या वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अब यहां पर मैंने देखो रानी को क्या किया? ध्यान आकर्षित किया, चेतावनी दी या सावधान किया, ऐसी बात आ जाए तो वहां पर आप लोग कहेंगे कि कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। इसका मतलब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे तो आप आंख मूंद के कह सकते हैं संबोधन कारक है, संबोधन कारक है। ठीक है, यहां पर कौन सा कारक है भैया? संबोधन कारक है। क्लियर हुई आप सबको इतनी बात? एक लड़की क्वेश्चन भेजी है, क्या बेटा? हाँ, कह रही हैं खुशी देखो कितना सुंदर लड़का है। ये देखिए एक प्रश्न पूछा, खुशी। अब आप बताइए यहां पर जो खुशी को कहा गया है वो क्या? ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा गया है कि नहीं? ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा गया है कि नहीं? ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब आपको यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिख रहा है, ध्यान आकर्षित करने के लिए शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा यहां पर जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा? संबोधन कारक। ठीक है, ये आपका कारक प्रकरण आज समाप्त हुआ। कारक के बाद कल हम लोग इस पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपका नया टॉपिक शुरू करूंगा
उसके बाद हम लोग फिर से ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताएं। दूसरे चैनल वाले जो लोग देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। दूसरी बात आपको बता दूं कि आप लोग इसी टाइम पे बने रहिए। आज तो क्लास भी थोड़ी लेट शुरू हुई, कारण ये था कि नेट की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए देर तक शुरू हुई, देर तक खत्म हुई। तो आज की क्लास ऐसे ही आपकी चलती रहेगी। इसके बाद देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर नेट बढ़िया चलता रहा तो मैथ में आपको मिलते हैं और मैथ हम आपको चलाएंगे, मैथ का क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप सब पढ़ते रहिए, ध्यान से अपना ध्यान रखिए और खूब बढ़िया से ऊर्जावान रहिए। मिलते हैं कल आपको फिर से इसी समय पर, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।